प्यारे बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है परावैद्युत तथा विद्युत ध्रुवण, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि परावैद्युत किसे कहते हैं। तो परावैद्युत अचालक पदार्थ हैं। अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और ऐसे पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थों को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। अब चालक के व्यवहार के बारे में हम देखें कि जब हम किसी चालक को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, कि यहाँ एक चालक हमने कोई लिया है और उसको वैद्युत क्षेत्र, ये एक्सटर्नल, ये जो दिशा आप देख रहे हैं ये वाय वैद्युत क्षेत्र E0 की है और ये चालक, ये चालक यहाँ रखा हुआ है। चालक के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हैं यहाँ पे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है तो उसके विपरीत इधर की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इधर की ओर बल लगता है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एकत्रित हो जाते हैं, इस ओर, जैसा देख रहे हैं आप। फलतः चालक में एक ओर ऋण आवेश तथा एक ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन ऋण और धन आवेशों के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है। इन ऋण और धन आवेशों के कारण चालक के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसा कि एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र है E0, देख रहे हैं आप, ये दिशा, ठीक है। लेकिन अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र है वो धन से ऋण की ओर, ठीक है, तो उसकी दिशा इधर की ओर, जिसको यहाँ पर E अंदर के द्वारा दिखाया गया है। हम देख रहे हैं कि दोनों वैद्युत क्षेत्र बराबर हैं और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हैं। इसलिए जब तक ये अंदर का वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये आवेश अपने आप को समायोजित करते हैं और इस प्रकार से दोनों वैद्युत क्षेत्र बराबर और विपरीत हैं। फलतः चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। लेकिन जब हम परावैद्युत की बात करते हैं, यहाँ हम देख लें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और उसे भी हमने एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा आप देख रहे हैं, ये दिशा है E0। परावैद्युत में भी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैं, परावैद्युत पदार्थ हैं, वह ध्रुवित होते हैं और फलतः वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में ऋण आवेश तथा क्षेत्र की दिशा में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह आंतरिक जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ई अंदर जो लिखा हुआ है, यह इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। यह बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो विरोधी इसका है वह कम होता है। अर्थात इस स्थिति में परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। तो परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। परावैद्युत पर आवेश उत्पन्न होने की घटना को हम अणु मॉडल के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखें कि जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा है, ये इस स्थिति में देखें, जब कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा है तो परावैद्युत पदार्थ के धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र एक ही होता है। ठीक है,
जैसे अगर एक एटम माने तो एटम का न्यूक्लियस हो गया, उसका धनावेश, और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चारों ओर हैं। तो लेकिन इस नेगेटिव चार्ज का भी केंद्र यही होता है, अर्थात दोनों धन आवेश और ऋण आवेश दोनों का जो केंद्र है वो कोइंसाइड करता है, संपाती होता है। लेकिन यदि हम परावैद्युत पर बाह्य क्षेत्र आरोपित करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, अर्थात परावैद्युत पदार्थ इस वैद्युत बल के कारण क्षेत्र की दिशा में इस ओर पॉजिटिव, हम देख रहे हैं इस ओर पॉजिटिव, और विपरीत दिशा में इधर नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से परावैद्युत के पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम समझेंगे विद्युत ध्रुवण क्या है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थों के धन तथा ऋण आवेशों के सापेक्ष विस्थापन, अर्थात उनके केंद्रों के अलग होने की घटना को हम विद्युत ध्रुवण या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। अब हम ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत के बारे में समझेंगे। ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत और अध्रुवीय परावैद्युत, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ध्रुवीय परावैद्युत क्या है। ऐसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मतलब जिसके अणु एक परमानेंट वैद्युत द्विध्रुव हैं, उनका स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, उन्हें हम ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। जैसे HCl मॉलिक्यूल, HBr, H2O मॉलिक्यूल, CO मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, ये स्थायी, इनमें स्थायी डाइपोल मोमेंट, परमानेंट डाइपोल मोमेंट है। तो ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवीय परावैद्युत या इन अणुओं को ध्रुवीय अणु कहते हैं। जैसे HCl को देखें तो H और Cl में क्लोरीन नेगेटिव और H ये धनात्मक, तो इन दोनों आवेशों के बीच, धन और ऋण आवेशों के बीच की कुछ दूरी है, तो ये एक डाइपोल बन रहा है, तो इसका एक स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। क्लोरीन की वैद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसे नेगेटिव हो जाता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाता है, तो एक ये डाइपोल बन जाता है, तो इसका स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसी प्रकार से हम देखें H2O मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल में H2O, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, दो पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु आंशिक रूप से धनावेशित और ऑक्सीजन आंशिक रूप से माइनस डेल्टा लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो इसमें क्या होगा, हम देखते हैं कि नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव पार्शियली और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव। तो ऋण से धन की ओर एक डाइपोल मोमेंट यहाँ P1 हम देख रहे हैं, ये P1 ये यहाँ दिखाया गया ये, और इसी प्रकार से इसके लिए भी ऋण से धन की ओर P2। इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो ये वेक्टर P
प्राप्त हो जाता है। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं कि H2O मॉलिक्यूल का भी परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, अतः H2O मॉलिक्यूल भी ध्रुवीय अणु है। वास्तव में जब हम कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं इस केस में कि हमने परावैद्युत पर कोई वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है, तो ये जो डाइपोल हैं ये रैंडमली अरेंज होते हैं, अलाइन होते हैं। ये किसी भी दिशा में, यहाँ आप देख रहे हैं कि इनकी दिशाएं, जो डाइपोल मोमेंट है ऋण से धन की ओर यह इस प्रकार से, ठीक है, इधर उधर रैंडमली अरेंज होते हैं। और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट अगर निकालेंगे हम तो वो शून्य आएगा। इसके मॉलिक्यूल तो डाइपोल हैं, लेकिन परावैद्युत का नेट डाइपोल मोमेंट ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। लेकिन यदि हम इसे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें तो ये सभी जो टीनी डाइपोल्स हैं, छोटे डाइपोल्स हैं, ये क्षेत्र की दिशा में आप देख रहे हैं कि सभी क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, इस प्रकार से एलाइन हो जाते हैं। और एक जो है परावैद्युत के पृष्ठों पर, जैसे कि यहाँ पर क्षेत्र की दिशा में पॉजिटिव आ जाता है और इधर आप देख रहे हैं इस सिरे पर नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से परावैद्युत के पृष्ठों पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब हम समझेंगे अध्रुवीय परावैद्युत कौन है। तो ठीक है, उसी का ठीक विपरीत ऐसे परावैद्युत जिनके अणुओं में स्थायी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, जिनके मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, जैसे H2O2 N2 CO2 CCl4। इनके एटम्स पार्शियली आवेशित नहीं होते, चार्ज नहीं होते, इन पर ऋण और धन आवेश उत्पन्न नहीं होता, अतः यह इनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट इनका शून्य होता है, अर्थात ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार नहीं करते। जैसे कि यहाँ हम देखें कि वैद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं कि केंद्र एक ही जगह है। लेकिन जब हम वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, इस केस में हम देखें कि यहाँ पर जब हम वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तब हम देखते हैं कि इस परमाणु अणु में, ठीक है, एटम के फॉर्म में है या फिर वो पदार्थ मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, जिस रूप में है, तो प्रत्येक आवेश पर बल लगता है और धन आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। फलतः क्षेत्र की दिशा में इस तरफ देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज और क्षेत्र के विपरीत दिशा में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से परावैद्युत के पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न होता है। वैद्युत ध्रुवण, हमने एक बात और हम समझ लें, CO2 मॉलिक्यूल अध्रुवीय है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसको समझ लेते हैं, CO2 मॉलिक्यूल, C कार्बन और 2 ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का जो एटम है पार्शियली नेगेटिव और कार्बन का पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। अब ऋण से धन की ओर एक डाइपोल मोमेंट P1 हमने कह लिया, ऋण से धन की ओर एक डाइपोल मोमेंट हमने P2 कह लिया। दोनों बराबर और विपरीत होते हैं, अतः इनका परिणामी शून्य होता है। अर्थात CO2 मॉलिक्यूल का कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना रेखीय है, लीनियर स्ट्रक्चर है इसका।
अब हम समझ लेते हैं, ठीक है, ये हो गया अध्रुवीय परावैद्युत हो गए। अब इसके बाद विद्युत ध्रुवण, जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि किसी परावैद्युत पर जब हम वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो परावैद्युत के अणु वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, हमने दोनों केसों में देखा, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दोनों स्थितियों में, कि जब वैद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो जो परावैद्युत के अणु हैं वो वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करते हैं तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगते हैं, एलाइन होने लगते हैं। इस घटना को हम विद्युत ध्रुवण कहते हैं। अगर हम ये माने कि एक अणु पर लगने वाला औसत वैद्युत क्षेत्र E है और एक अणु में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है, तो एक अणु में उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P उस औसत वैद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होगा, दैट इज P प्रोपोर्शनल टू E। या हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा E, जहाँ पर अल्फा को आणविक ध्रुवणता नियतांक कहते हैं। अगर हम ये माने कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है, इन यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज n, तथा पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके पहले P जो हमने लिखा था ये एक अणु का था, लेकिन यहाँ कैपिटल P लिख रहे हैं वो यूनिट वॉल्यूम में, एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा P इक्वल टू n स्मॉल p। n यूनिट वॉल्यूम में अणुओं की संख्या है और स्मॉल p क्या है, एक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पूरे एक यूनिट पे कितना हो जाएगा, P इक्वल टू एन पी, अर्थात P इक्वल टू एन, P की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे, P की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट अल्फा E, तो P इक्वल टू एन एप्सिलॉन नॉट अल्फा E। साथ ही यहाँ से स्पष्ट है कि P जो एकांक आयतन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, एकांक आयतन का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वह वैद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, दैट इज P प्रोपोर्शनल टू E, या हम लिख सकते हैं P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट जाई ई E। यहाँ पे जाई ई को पदार्थ की विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी कहते हैं, और निर्वात के लिए इसका मान 0 होता है। अब हम समझेंगे कि परावैद्युतांक से क्या मतलब है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि जब हम किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस परावैद्युत पदार्थ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। यदि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नॉट हो और परावैद्युत के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो इनका जो अनुपात होगा E नॉट अपॉन E, अर्थात आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे परावैद्युत के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस अनुपात को हम उस परावैद्युत का परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। कैपिटल K से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, K इक्वल टू E नॉट अपॉन E। चूँकि E नॉट ग्रेटर देन E, अतः K का मान सदैव 1 से कम होता है। थैंक यू।